तो ब्रेन का एरिया यदि डैमेज हो तो उसमें एक आँख की रोशनी या आधे एक साइड की रोशनी जा सकती है। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है और किसका ब्लड सर्कुलेशन कम हुई है, खून का दौरा कम हुआ है। तो जिस ब्रेन का जो एरिया डैमेज होता है उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो यदि मोटर स्ट्रिप पे है जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल है, यदि वहाँ पर जाएगा तो उस हाथ का या पैर का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। कि ख़ास तौर पर जब पेशेंट रिकवर हो रहा होता है उस दौरान किन किन चीज़ों का अहम तौर पर ख्याल रखें, क्या खान पान पे ख्याल रखें, किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करें कि आप रिकवरी मोड पे हो, धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओ। इसमें फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि जितनी जल्दी ये शुरू की जाए उतना बेटर चांसेस होते हैं कि कुछ रिकवरी हम कर सकें। अपनी सेहत का ख्याल कौन नहीं रखना चाहता, और हर व्यक्ति चाहता है कि वो तंदुरुस्त रहे, और तंदुरुस्त रहने के लिए व्यक्ति व्यायाम भी करता है, योगा भी करता है, सैर भी करता है कि वो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो है फिज़िकली बिल्कुल फिट रहे। लेकिन कई बार इंसान कुछ बीमारियों से ग्रस्त भी हो जाता है। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर वीपी सिंह जी हैं, जो कि मेदांता इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरोसाइंसेज के चेयरपर्सन भी हैं। हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, काफ़ी लंबे सालों का इनका तजुर्बा भी है। आज डिस्कस करेंगे स्ट्रोक्स को लेकर। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और जानना चाहेंगे कि सेहत को लेकर लोग जितने ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लापरवाह हैं। आज स्ट्रोक्स को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से लोग जो हैं आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने सेहत पर ख्याल जो है वो नहीं दे पाते। तो स्ट्रोक्स तो ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। जैसे हार्ट अटैक आप सब लोग समझते हैं कि हार्ट के किसी खून की नाड़ी में रुकावट आ जाए, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से ब्रेन की कोई खून की नाड़ी यदि बंद हो जाए तो ब्रेन को खून का सप्लाई नहीं आता, दौरा नहीं आता, और वो एरिया ब्रेन का डेड हो जाता है, और उसको ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कहते हैं। क्या इसमें डिफरेंस है ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन अटैक में? क्या ये दोनों सिमिलर ही हैं? सेम ही हैं। ब्रेन स्ट्रोक तो जो होता है, जो मेडिकल टर्म्स में हम यूज़ करते हैं, सिंपल भाषा में उसको ब्रेन अटैक भी कहा जा सकता है। जैसे हार्ट अटैक है वैसे ही ब्रेन अटैक भी होता है। तो इसके अंदर एक एरिया का खून का दौरा बंद हो जाता है, क्योंकि वो एरिया में खून नहीं पहुंचता, तो वो एरिया जो काम कर रहा होता है वो फंक्शन लूज हो जाता है। और इसको जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास बहुत ही सिंपल तरीका है, हम कहते हैं फास्ट, FAST। तो यदि एक सबसे ज़रूरी बात है कि ये स्ट्रोक जो होता है वैसे ही अचानक होता है, एकदम से होता है, कि ये नहीं कि धीरे धीरे काफ़ी दिनों में आया हो। स्ट्रोक हर टाइम कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में ही आ जाता है। तो यदि आपको डाउट हो कि किसी को स्ट्रोक हुआ है तो सबसे पहले F याद करें, फेस। उसे कहो कि दांत दिखाए। और यदि स्ट्रोक आया होगा तो एक साइड मुंह का मूव करेगा, दूसरा साइड मूव नहीं करेगा। सेकंड है आर्म, A फॉर आर्म। उसमें आप आदमी को कहोगे दोनों हाथ अपने ऊपर उठाए, तो जिस साइड स्ट्रोक होगा वो धीरे धीरे नीचे गिरना शुरू कर जाएगा। S स्टैंड्स फॉर स्पीच। उसको बोलने से बात करो कि मरीज़ बात कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो बात सही तरीके से नहीं कर पाता या शब्द नहीं बना पाता। और T है टाइम के लिए। यदि इनमें से कोई भी चीज़ है, फेस में, आर्म में या स्पीच में, जो अचानक आई हो, तब एकदम से उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाना ज़रूरी है और उसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। इसमें मैं ये भी आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ कि मेजर स्ट्रोक से पहले कई बार छोटे स्ट्रोक्स आते हैं, जिसको हम कहते हैं TIA या ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। इसमें ये होता है कि खून का दौरा कम होता है, ये कुछ सिम्टम्स आते हैं अचानक, और फिर दौरा फिर से चालू हो जाता है तो रिकवर कर जाते हैं। तो कुछ समय के लिए तकलीफ़ आती है और फिर ठीक हो जाती है। अब इस स्टेज में ये वार्निंग अटैक है। यदि आपको ऐसी कोई घटना हुई है और ठीक भी हो गए हैं, फिर भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वार्निंग सिग्नल्स हैं कि मेजर स्ट्रोक होने वाला है।
तो आमतौर पर देखा जाता है कुछ लोग लापरवाही होती है, चलो आया हाथ में कमज़ोरी आई पर मैं ठीक हो गया हूँ, काहे को दिखाऊं। तो उस स्टेज में ही यदि प्रॉपर अटेंशन दी जाए तो मेजर स्ट्रोक अवॉइड हो सकता है। डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे कि हम स्ट्रोक से बात कर रहे हैं, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है कि क्या वजूहजात रहते हैं कि ये स्ट्रोक से हम बच सकें? आई मीन क्या चीज़ें रहती हैं? क्या डिप्रेशन एक मेन वजह रहता है? तनाव आजकल की ज़िंदगी में कई लोगों के बीच में है, या वो खुल के किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर पाते? काउंसलिंग एक कितनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? अब स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स वही हैं जो हार्ट अटैक के होते हैं। जैसे मैंने कहा दोनों का बहुत सिमिलर प्रोसेस तो सेम ही है कि खून की नाड़ी में चर्बी जमा हो जाती है, खून की नाड़ी नैरो हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो चाहे हार्ट की हो चाहे ब्रेन की हो, रिस्क फैक्टर्स वही हैं: स्मोकिंग, ओवरवेट, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल नहीं है, और डाइट और लाइफस्टाइल। जो हम यदि हेल्थी प्रैक्टिसेस लाइफस्टाइल नहीं हम अपनाएंगे, अच्छी आदतें नहीं होंगी, तब फिर ये अटैक होने के, स्ट्रोक्स होने के चांसेस या हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि खून का दौरा धीरे धीरे कम होता जाता है। आपने डिप्रेशन और टेंशन की बात कही, सबकी ज़िंदगी में टेंशन है आजकल, वो अवॉइड नहीं हो सकता। पर टेंशन डायरेक्टली नहीं करता स्ट्रोक या दिस थिंग, पर टेंशन के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, टेंशन के कारण हम अपनी नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज नहीं कर सकते, टेंशन के कारण हमारा माइंड हर टाइम ऑक्यूपाइड रहता है। तो इन सब से इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर बढ़ता है और अनहेल्थी लाइफ प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, खाने पीने के तरीके, एक्सरसाइज नहीं करना। तो इन सब चीज़ों से खून का दौरा जब कम होता है तो ये दोनों चीज़ें, चाहे हार्ट अटैक हो या स्ट्रोक हो, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। डॉक्टर साहब ब्रेन स्ट्रोक पे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स नजर आएँ, जिस तरीके से हम सरल भाषा में बात करें, कभी अर्थक्वेक आता है, उसके बाद आफ्टर जॉल्ट्स आते हैं। ब्रेन अटैक, ब्रेन स्ट्रोक की बात करें तो पहले ही आपको थोड़ा बहुत अनुमान होना शुरू हो जाता है। अगर हम देरी करेंगे तो इलाज इसका और गंभीर हो सकता है, परिणाम और गंभीर हो सकते हैं। इस बीच कौन कौन से बॉडी के ऑर्गन्स हैं जब स्ट्रोक आए तो उसको डैमेज कर सकती हैं? आंखों पर खास तौर पर कितना असर डालता है? क्या आंखों की रोशनी जाने का खतरा बढ़ सकता है? ब्रेन के अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो हाथ को, पैर को कंट्रोल करते हैं, फेस को कंट्रोल करते हैं। कुछ एरियाज़ हैं जो स्पीच को कंट्रोल करते हैं। कुछ एरियाज़ हेयरिंग पे अफेक्ट करते हैं। कुछ एरियाज़ आँख की रोशनी को कंट्रोल करते हैं। चाहे आँख ठीक भी हो, पर आँख से तो मतलब रोशनी गैदर होती है, फिर जाती है ब्रेन में, जिसके साथ हम देखते हैं। तो ब्रेन का एरिया यदि डैमेज हो तो उसमें एक आँख की रोशनी या आधे एक साइड की रोशनी जा सकती है। तो सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि ब्रेन का कौन सा एरिया अफेक्ट हुआ है और किसका ब्लड सर्कुलेशन कम हुई है, खून का दौरा कम हुआ है। सर्जरी अगर करवाई जाए उसके बाद जब कितने समय जो लग जाता है, अकॉर्डिंग टू एज बात करूं, अगर कोई यंगस्टर है जिसकी उम्र मात्र 15 से 35 साल के बीच में होगी या 25 साल तक होगी, क्या उसका रिकवरी रेट ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर्स टू अडल्ट की बात करें तो? देखो, स्ट्रोक्स तो ज़्यादातर तो डिजीज़ है मिडल एज से ओल्ड एज की, जब खून की नसें काफ़ी देर से हार्डन होके बंद होती जाती हैं। पर कई बीमारियां होती हैं जो यंग एज में भी स्ट्रोक्स होते हैं, वो उतना कॉमन नहीं है। पर स्ट्रोक्स में सबसे ज़रूरी है कि जल्दी डायग्नोसिस, जैसे मैंने फास्ट से बताया जी, और उसके बाद तुरंत अस्पताल में जाना। आज से 15-20 साल पहले तो था कि एक बार स्ट्रोक हो गया, वो एरिया डैमेज हो गया तो ज़िंदगी भर की प्रॉब्लम थी, परेशानी थी, रिकवर कभी नहीं होती थी। अब हमारे पास आधुनिक मेडिसिन में तरीके आ गए हैं ट्रीटमेंट के। यदि तो मरीज़ किसी खून की नाड़ी बंद हुई है, क्लॉट हुआ है और टाइम पे अस्पताल में पहुंच जाता है, तो हमारे पास कुछ इंजेक्शंस हैं जो हम नस में देते हैं और वो जाके ब्लड क्लॉट को डिज़ोल्व कर लेते हैं, उनको घोल देते हैं और खून का दौरा फिर से चालू हो जाता है। यही सेम टेक्नोलॉजी हार्ट में भी यूज़ की जाती है कि टाइम में क्लॉट बस्टर्स दिए जाएं, थ्रोम्बोलाइसिस की जाए तो खून का दौरा फिर से रिस्टैब्लिश हो सकता है और पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। पर ये मेडिसिन्स काम करती हैं यदि मरीज़ पहले 3-4 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंच जाए।
अब कई बार पता नहीं चलता, डायग्नोसिस नहीं सही होता या कहीं अच्छे सेंटर में पहुंच नहीं पाते। तब हमारे पास एक और टेक्निक है इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की, जिससे हम खून की नस में एक तार डालते हैं और जो ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल ब्लॉक्ड है वहाँ तक पहुँचा जाते हैं, खून के नाड़ी के अंदर से ही, अंदरूनी तरीके से। और उसके साथ जो क्लॉट होता है उसको हम सक करके बाहर निकाल लेते हैं। तो ये टेक्निक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की है जो अब अवेलेबल है, और इसका टाइम पीरियड, विंडो पीरियड जिसमें हम ये सक्सेसफुली कर सकते हैं 3-4 घंटे नहीं, इसमें 24 घंटे तक भी हम ये कर सकते हैं। तो जब लेट हो जाए या थ्रोम्बोलाइसिस जो क्लॉट बस्टर्स हैं वो काम ना करें, तब एक और मैकेनिकल टेक्निक है जिससे हम कर सकते हैं। इसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए, एक्सपीरियंस रेडियोलॉजिस्ट चाहिए जो ये काम करता हो, पर ये मतलब अब बहुत ही अच्छी टेक्निक है जिससे कोई ज़िंदगी भर की परेशानियां दूर हो सकती हैं यदि टाइम में किया जाए। तो इसलिए अब क्योंकि ये संभावनाएं हैं, हमको देखना है कि हम जल्द से जल्द, डाउट भी हो तो अस्पताल पहुँचें, और यदि ज़रूरत हो तो ये इन तरीक़ों से मरीज़ को नॉर्मल किया जाए। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्रेन अटैक आता है तो क्या उससे पैरालिसिस का खतरा भी बढ़ जाता है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई अंग काम करना बंद कर जाए, या कोई इस तरह से इंसान को समझ नहीं आए कि किस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं? तो जिस ब्रेन का जो एरिया डैमेज होता है उसका फंक्शन ख़त्म हो जाता है। तो यदि मोटर स्ट्रिप पे है जहाँ से हाथ पैर का कंट्रोल है, यदि वहाँ पर जाएगा तो उस हाथ का या पैर का कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। यदि स्पीच, तो मेजर पैरालिसिस हो जाती है, और ये ट्रीट नहीं किया जाए टाइम पे तो फिर मेजर रिस्क फैक्टर बन जाता है। मानो कि रिकवरी नहीं होती, स्ट्रोक हो जाता है, हम लेट पहुँचे या सारी टेक्निक्स ट्राई की नहीं हुई, तो जो भी ब्रेन का एरिया डैमेज होता है वो फिर कहीं भी चोट लगे तो वो कुछ दिनों बाद, 2-3 दिनों में सोजन बढ़ती है, कहीं भी कट हो, कहीं भी चोट हो। ऐसे ही ब्रेन का यदि एरिया, लार्ज एरिया, कोई बड़ा एरिया डैमेज हुआ है तो उसमें भी सोजन बढ़ती है, और जब ब्रेन में सोजन बढ़ती है तब आदमी का होश आवास कम होना शुरू हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है, कोमा में जाने का खतरा होता है, कोमा में जाने का खतरा होता है। तो इस स्थिति में फिर हमको ऑपरेशन करके ब्रेन के एरिया को थोड़ा सा स्पेस देनी पड़ती है कि जो सोजन अंदर डैमेज ना करे, वो बाहर की तरफ उसका मतलब निकल जाए। तो वो सर्जरी कुछ केसेस में करनी पड़ती है, उससे हाथ पैर में तो पैरालिसिस में फ़र्क नहीं पड़ता, पर जान बचाने के कामयाब होता है। जो डैमेज हो जाता है अंग, अब कुछ उसमें नए रिहैबिलिटेशन की टेक्निक्स आई हैं, रोबोट के साथ रिहैबिलिटेशन होती है, कोई अच्छे सेंटर्स में कईयों में है इंडिया में, जिससे थेरेपी से जो पहले बिल्कुल होपलेस सिचुएशन होती उसमें कुछ फंक्शन हम ला सके। बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन तो नहीं आता, बट यदि आदमी अपने चलने फिरने लायक हो जाए तो वो भी बहुत मदद मिलती है। ड्यूरिंग रिकवरी, ख़ास तौर पर जब पेशेंट रिकवर हो रहा होता है, उस दौरान किन किन चीज़ों का अहम तौर पर ख्याल रखें? क्या खान पान पे ख्याल रखें? किस तरीके से उन चीज़ों को मैनेज करें कि आप रिकवरी मोड पे हो, धीरे धीरे आप स्वस्थ हो जाओगे? इसमें फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन का बहुत महत्व है, क्योंकि जितनी जल्दी ये शुरू की जाए उतना बेटर चांसेस होते हैं कि कुछ रिकवरी हम कर सकें। तो फिजियोथेरेपिस्ट को फर्स्ट स्टेज में ही, अर्ली स्टेज में ही इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि जो अंग काम नहीं करता उसमें क्लॉट्स बन जाते हैं, सोजन बन हो जाती है, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, उसके कारण दर्दें शुरू हो जाती हैं। तो कई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो आती हैं, इसलिए फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन का तो साथ साथ शुरू में ही इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। बाकी मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं जिसके कारण हुआ है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि ब्रेन में प्रेशर बढ़ रहा है और आदमी बेहोशी की तरफ जा रहा है तो उसका ध्यान करना पड़ेगा। तो काफ़ी इंटेंसिव मैनेजमेंट चाहिए होती है पहले 4-5 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, कि जो बेस्ट आउटकम हो वो हम कर सकें। जाने से पहले, अलविदा लेने से पहले एक अहम सवाल, ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक की हम बात कर रहे हैं लगातार, बचाव किन चीज़ों से करें ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो पाए?
इसमें सबसे ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस। रेगुलर एक्सरसाइज करना, टाइम पे खाना खाना, रेगुलर प्रॉपर नींद पूरी करना, टेंशन कम करना, स्मोकिंग नहीं करना, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर हो तो उसका बहुत अहम ध्यान रखना। हम कई बार सोचते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर 200 है या शुगर 250 है तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो ठीक ठाक हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, ऐसे आम सोचा जाता है। तो हम डायबिटीज़ और इनको कहते हैं कि ये तो टेररिस्ट जैसे अटैक करती हैं, आपको लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर जब वो अटैक करेगी तो एकदम से आपको नुकसान हानि छोड़ जाएगी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऑन दो आपको ऊपर से लग रहा है कि डैमेज नहीं हो रहा, पर अंदर तरीके से ब्रेन को डैमेज कर रही हैं, खून की नाड़ियाँ हार्डन हो रही हैं, नैरो हो रही हैं। और शरीर का ये है कि जब तक काफ़ी हद तक डैमेज नहीं होता पता नहीं चलता, क्योंकि बॉडी कॉम्पेंसेट करती है। पर जब नर्विंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि भाई एकदम से फिर कॉम्पेंसेशन की पावर ख़त्म हो जाती है, तब एकदम से बीमारी प्रकट करती है। छोटे बच्चे हैं डॉक्टर साहब, उनको आजकल की जनरेशन को मोबाइल यूज़र्स काफ़ी हैं, गैजेट यूज़र्स काफ़ी हैं। आप बताइए ये भी एक वजह है कि अगर आप कुछ 6-7 घंटे घर में फ्री हो तो फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, खेलकूद नहीं कर रहे, लेकिन मोबाइल गैजेट में इतने बिजी हैं, इससे भी कोई हानिकारक परिणाम हो सकते हैं? इसके भी जैसे आपने सही कहा कि ये टाइम जो आदमी मोबाइल पर स्पेंड करता है तो एक पोजीशन में बैठा रहता है, साथ में कोई मूंगफली या कुछ मंच करता रहता है, खाता रहता है, और शरीर का बॉडी एक्टिविटी कुछ नहीं हो रही। तो उसके कारण आपके सर्कुलेशन, आपकी मसल्स, आपकी मतलब बॉडी पोस्चर, सब चीज़ें खराब होती हैं। तो मोबाइल डायरेक्टली नुकसान नहीं करता इतना, पर कोई भी चीज़ एक्सेस में की जाए तो हानिकारक हो सकती है। शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। डॉक्टर वीपी सिंह जी हमारे साथ हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इनसे बातचीत करने का, और कोशिश हमने ये की कि घर बैठे जब कोई इंसान जो जहन में इनके सवाल होते हैं कि पूछा जाए कि आखिरकार किन किन चीज़ों का हम परहेज़ करें, किन किन चीज़ों का ख्याल रखें, तो हमें लगता है कि बहुत से सवालों के जवाब आपको घर बैठे मिले भी होंगे। हम फिर से इनसे मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द JKP न्यूज़ के लिए। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. अगर आप करना चाहते हैं आकर्षक शॉपिंग, वो भी भारी डिस्काउंट के साथ, तो आइए गोल्ड मार्केट गांधीनगर, जहां लग चुका है लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर। घबराए नहीं, यहाँ कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया है। तो खुलकर कीजिए शॉपिंग, क्योंकि यहाँ है सहारनपुर का मशहूर फर्नीचर, फुटवेयर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, जयपुरी चूरन, किड्स स्टॉल, हाउसहोल्ड आइटम्स, हर्बल प्रोडक्ट्स, किचनवेयर आइटम्स, क्रॉकरी, वॉचेस, रेडीमेड कर्टन,
सूट एंड साड़ीज और भी कई आकर्षक स्टाइल। तो इंतजार किस बात का, आज ही परिवार और दोस्तों के साथ आए और लाभ उठाएं इस सुनहरे मौके का। लाइफस्टाइल ट्रेड फेयर, गोल्ड मार्केट, गांधीनगर, जम्मू। टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात 9:30 बजे तक।